नमस्कार दोस्तों आज आप कह सकते हैं एक बंच ऑफ स्टॉक्स की चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। लगभग आप कह सकते हैं 14 से 15 स्टॉक्स जिनके रिजल्ट आ चुके हैं और एक या दो स्टॉक्स वो होने वाले हैं दोस्तों जिनके रिजल्ट आने बाकी हैं। लेकिन वो जो स्टॉक में लेवल में ट्रेड कर रहे हैं ना, वो मेक इट और ब्रेक इट पोजीशन में है और उस स्टॉक की चर्चा मैं ऑलरेडी बहुत बार कर चुका हूं। तो मुझे ऐसा लगा कि भैया स्टॉक रिजल्ट नहीं आए तो उससे पहले आप अपना माइंडसेट क्लियर कर लें। उसके लिए उस स्टॉक को भी इसमें ऐड करना ज़रूरी था। और अगर चर्चा करें तो देखिए स्टॉक में बहुत सारी क्वेरीज जो प्रायोरिटी पैनल के ग्रुप मेंबर्स हैं उन्होंने कही थी। कुछ बहुत सारे कमेंट्स स्टॉक स्पेसिफिक को लेकर के आ रहे थे, क्योंकि देखिए कई जगह रिजल्ट अच्छा है उसके बावजूद स्टॉक गिरा, कई जगह स्टॉक खराब नंबर्स खराब आए उसके बावजूद स्टॉक्स भाग आए। और देखिए ये पहला सेट ऑफ नंबर है दोस्तों। बहुत सारे स्टॉक में मुझे पता है वो छूट चुके होंगे इन 15 स्टॉक के बावजूद। आप किसी और स्टॉक में अगर आप कह सकते हैं इस तरह की क्वेरी बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ संडे टू संडे अगर कुछ ऐसे 2-4 स्टॉक की चर्चा होगी तो उसके ऊपर एक क्विक एनालिसिस के लेकर के टॉप 5, 3, 10 ऐसे स्टॉक के ऊपर ऐसे ही छोटी सी एक एनालिसिस लेकर के आता रहूँगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए अगर आपसे मैं पहले भी बात कह चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूँ, जो प्रायोरिटी पैनल ग्रुप है ना दोस्तों, उसके ज्वाइन बटन को अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें प्रायोरिटी पैनल ग्रुप होता है। उसे आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपकी कमेंट जो दोस्तों वो हाईलाइट होती है और इतने सारे कमेंट्स में ना मुझे भी उस चूज़ करने में उस क्वेरी को उस क्वेश्चन को आसानी होती है। अगर आप इससे प्रायोरिटी पैनल ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपका कोई कमेंट भी रहता है जिसमें आपकी क्विक क्वेरी रहती है जिसे रिजॉल्व करना रहता है अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हैं स्टॉक एनालिसिस को लेकर के या उस सेक्टर एनालिसिस को लेकर के। तो मैं वहीं पर आपको कमेंट कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हो तो प्लीज़ प्रायोरिटी पैनल ग्रुप को ज्वाइन करके पूछिएगा। आप नहीं भी करेंगे, आप कमेंट करेंगे तो मैं अगर उसे पढ़ूंगा और मैं आप कह सकते हैं जवाब दे सकता हूँ तो मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे सब काम ना दोस्तों मैं ही करता हूँ अकेले। तो कई बार लगता होगा कमेंट के रिप्लाई क्यों नहीं करते। मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स कई बार कभी कभी, लेकिन इतनी ज़्यादा बिजी चीज़ें हो जाती हैं कि उसका रिप्लाई नहीं कर पाता दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए भी सॉरी। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस पसंद करते हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और देखिए जो ये 14-15 वीडियोज़ मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ ना, वो स्टॉक्स मैं ऑलरेडी बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ। कई स्टॉक बहुत ऊपर जा चुके हैं, कई कहीं गए ही नहीं हैं और उन स्टॉक्स की चर्चा मैं आपके साथ कंप्लीट एनालिसिस में कर चुका हूँ। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। और शुरू के 2-4 स्टॉक्स जब मैं आपको दिखाऊंगा तो वो स्टॉक हैं जो कहीं नहीं गए हैं। और मैंने ये कहीं नहीं जाएंगे ये चर्चा भी उसी समय की हुई थी, क्योंकि ये पेशेंस स्टॉक्स थे और एक लॉन्ग टर्म की आप इससे स्टोरी मांग रहे थे। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ज़्यादा चल चुके हैं। जी हाँ, जब मैं बहुत ज़्यादा कहता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा चल चुके हैं और उनके रिजल्ट्स आए हैं। और अब उसमें पर्सनली मैं क्या कर रहा हूँ इसके ऊपर बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी दोस्तों। अब इतने सारे स्टॉक्स हैं तो उसके ऊपर अगर थोड़े थोड़े मिनट में बात करेंगे तो वीडियो लंबी होगी। सो प्लीज़ बेयर विद मी। लेकिन मुझे लगता है बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होंगी। अगर आपको किसी स्टॉक में लगता है कि नहीं भाई मेरा नज़रिया थोड़ा गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे या जो व्यूअर्स हैं, मुझे या मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी कुछ नई चीज़ जानने को मिलेगी। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों शुरुआत जो करेंगे हम सबसे पहले करेंगे FMCG जाइंट के साथ, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर। और देखिए जैसा मैंने पहले कहा था ये उन स्टॉक्स में से एक है जो कहीं गया ही नहीं है, ठीक है। और मैंने HUL इसलिए चुना है दोस्तों, देखिए मैंने जो ज्योति लैब्स है दोस्तों, ज्योति लैब्स है उसकी बात चर्चा की थी, मैंने इमामी की चर्चा की थी, ठीक है, जब ये बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे थे। ये दोनों बहुत आप कह सकते हैं ऊपर जा चुके थे, ठीक है। मैंने अभी इन दोनों का करंट प्राइस नहीं देखा है तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट ये दोनों काफ़ी हद तक रैली कर चुके। आप चाहे टाटा कंज्यूमर ले लें और चाहे गोदरेज कंज्यूमर ले लें, उन्होंने एक डिसेंट सा रिटर्न तो एटलीस्ट दिया ही हुआ है तमाम FMCG कंपनी ने पिछले कुछ समय में। HUL जो है ना दोस्तों वो पिछले काफ़ी समय से एक बहुत बड़े दबाव के दौर से गुजर रहा है। और इस बार जो इनकी क्वार्टर नंबर आए इसके ऊपर मैंने कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। आप अगर उसे देखेंगे तो आपको तमाम चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या प्रॉब्लम रही है और फ्यूचर को लेकर के क्यों आप सकते हैं काफ़ी हद तक चीज़ें शायद नॉर्मल होती दिखाई देंगी। उसके पीछे जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं एक
पॉजिटिव फैक्टर होगा वो क्या है, वो आपको वहां देखने को मिलेगा। देखिए, एक्चुअल में एक साफ साफ बात है कि जो रूरल डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है ओवरऑल कंजम्पशन को। लोकल प्लेयर जो है दोस्तों वो लगातार कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ाते चले जा रहे हैं दोस्तों, जिसके कारण एचयूएल जो है ना दोस्तों उसकी डिमांड जो है वो जस की तस है दोस्तों। ठीक है, जो एचयूएल का जो मास प्रोडक्ट है ना वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहा है। हाँ, अर्बन एरियाज में जो प्रीमियम प्रोडक्ट हैं वो एक अच्छी एक डिसेंट सी अपटेक दिखा रहे हैं, लेकिन जो रूरल इंडिया है वो इसे बहुत मार खा रहा है दोस्तों। ठीक है, और चीजें मुझे लगता है ना एक क्वार्टर और आपको थोड़ी परेशान करती दिखाई देंगी, लेकिन अगर जो आप कह सकते हैं कंपनी का जो एक मोटो है, मोटो जब मैं कह रहा हूं दोस्तों जो पिछले क्वार्टर नंबर्स हैं उस पर उन्होंने कहा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कंपनी देख रही है कि भैया रूरल डिमांड अगर अपटिक होती है उसके कारण तो एक काफी पॉजिटिव हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, एचयूएल जैसा मैंने पहले कहा भाई साहब 24 के नीचे अगर आता है तो एक्यूमुलेशन का मोड होगा, और मैंने एचयूएल में हमेशा कही ये बात कि ऊपरी स्टोर में ना खरीदें। स्टॉक 2800 2600 तक भी मैंने कहा था भैया अगर शॉर्ट टर्म विजन है सेल करके निकल जाओ, क्योंकि इस बार अच्छे क्वार्टर नंबर बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। और देखिए उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक ऊपर इस तरह से वापस से नीचे आ गया। ठीक है, तो ये उन निवेशकों के लिए जो भैया थोड़े नीचे में एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहना चाहते हैं पूरे के पूरे बाजार में दोस्तों। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट चीज, वो है दोस्तों एचडीएफसी बैंक। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक 1400 के नीचे भी गया था, कई लोग डर भी गए थे, बट वापस से आप देखेंगे तो ऊपर आता दिखाई दिया 1392 93 के आसपास, फिर ऊपर आता दिखाई दिया, फिर वापस से बंद होते होते ऊपर इस तरह बंद होकर के 1400 के ऊपर बंद हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसकी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, देखिए मर्जर के बाद ना ये अपने जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है निम्स हैं उसके बहुत ज़्यादा दबाव में लगातार चल रहा है दोस्तों, और वो जल्दी जाएंगे ऐसा नहीं दिखता है। और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का जब मर्जर हुआ था ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल था दोस्तों कि भैया ये प्रॉब्लम रहेगी आपके कुछ क्वार्टर तक, और निवेशक क्या है बहुत जल्दी जल्दी आप कह सकते हैं कि इसको लेकर के एचडीएफसी बैंक को लेकर के इसलिए ज़्यादा पैनिक थे कि बहुत स्टिफ गिरावट दिखाया है। मैं अगर आपको दिखाऊं एचडीएफसी बैंक में तो मात्र 1 महीने के अंदर स्टॉक ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे 16.25%, गाइज मोर देन 16% गिर चुका है 1 महीने में। और ये कोई बहुत छोटा बैंक नहीं है, ये एचडीएफसी बैंक है, इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बैंक है दोस्तों, और ये एक पैनिक मोड करता है। और देखिए कई लोग ये कहते हैं कि ओवर एक्सपोजर है एफआईआईज का इस बैंक में दोस्तों, जिसके कारण उनकी बिकवाली के कारण आपको यहाँ पर एक बड़ी सेल ऑफ होती दिखाई दे रही है। देखिए डिस्क्लोजर के रूप में आपको बता दूं मैं कि एचडीएफसी बैंक में ना मेरी फैमिली मेंबर की होल्डिंग है, और अगर 1400 के नीचे ही अगर मुझे मिलता है, ठीक है, बिटवीन 1350 1365 75, नेक्स्ट चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी बैंक में करूंगा। ये मेरे बहुत ही सेफ बैट, एक्यूमुलेशन बैट, कॉफी गेन पोर्टफोलियो का हिस्सा रहने वाले स्टॉक है दोस्तों। ठीक है, और मैं ऐसे स्टॉक्स को इसी गिरावट में एक्यूमुलेट करना सोचता हूं। ठीक है, और देखिए ये ऐसा नहीं है कि इससे अच्छा भी कोई कह सकते हैं और किसी अन्य बैंक में हम खरीदारी नहीं कर रहे, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में दोस्तों। बट एचडीएफसी बैंक वापस से ये उन निवेशकों के लिए है जो थोड़ा सा, मैं यही कहूंगा आपसे, थोड़ा सा कम रिस्क लेते हैं और एक अच्छे स्टॉक्स में अच्छे समय में एंट्री करना चाहते हैं। देखिए पैनिक हमेशा रहेगा, इस स्टॉक में भी सब यही कह रहे हैं एचडीएफसी बैंक का जमाना गया गया गया, एचडीएफसी बैंक ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए लोग ना जब गिरावट होती है हर कोई फियर मॉन्गरिंग करता है, और एचडीएफसी बैंक में मैं बस यही कहता हूं कि आपका विजन अगर 2-3 गुना करने का स्टॉक को, ये नहीं होने वाला। और मेरा भी कोई विजन इसको ये नहीं कहने का भी एचडीएफसी बैंक यहाँ लो यहाँ से 3-4 गुना हो जाएगा, ये ऐसा नहीं। हाँ, एक डिसेंट रिटर्न चाहिए आपको तो आपको इन्हीं लेवल में खरीदना पड़ेगा। आप इस लेवल को खरीद लेंगे और बोल देंगे अरे ये नीचे क्यों आ रहा है, तो ये चीज को आप समझिए। ठीक है, और एचडीएफसी बैंक को एज अ लॉन्ग टर्म कॉफी कैन पोर्टफोलियो का हिस्सा रखने की बात करता हूं। आपको कॉफी कैन पोर्टफोलियो नहीं बनाना है, नहीं रखना है, आप एचडीएफसी बैंक को अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए एक और चीज नेक्स्ट भी दोस्तों बैंक की है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए मैं आपको पर्सनली बताऊं, इस स्टॉक ने मेरी फैमिली मेंबर को दोस्तों काफी अच्छे पैसे बना के दिए थे।
आईडीसी फर्स्ट बैंक मुझे याद है जब आइडिया को लेकर के इनका जो एक्सपोजर था उसको लेकर के बहुत चिंता हो रही थी, स्टॉक को बहुत दबाया जा रहा था। मैंने तब भी आईडीसी फर्स्ट बैंक में लगातार आराम से एक्यूमुलेट किया था, चुपचाप बैठे बैठे। और देखिए आज जिस तरह एचडीएफसी बैंक की बात कही जा रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा फियर आईडीसी फर्स्ट बैंक को था। और हंसी उस टाइम मुझे याद आती थी कि लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मुकाबला होता है किससे किया करते थे, जो लार्ज कैप बैंक्स थे। लोग कहते भैया एचडीएफसी बैंक का ये हो रहा है, जो अन्य बड़े बैंक है उनका हो रहा है। भैया इसको आए बहुत कौन सा बहुत ज़्यादा दिन हो गया था, लेकिन आप कंपेयर किससे कर रहे थे, इतने बड़े लोगों से। इट्स अ गुड थिंग। और इसी तरह दोस्तों वहाँ पे एक्यूमुलेट किया लगभग 40 के आसपास, 40-45 के आसपास एक्यूमुलेट किया और आराम से एक्यूमुलेट किया दोस्तों। और उसके बाद स्टॉक को मेरे ख्याल से मैंने लगभग 90-91 के आसपास सेल कर दिया था। जी हाँ, स्टॉक उसके बाद 10-12% ऊपर भी गया था। बट जैसा मैंने कहा, मेरा जो विजन रहता है दोस्तों वो इसी प्रकार का रहता है, ठीक है। और ये स्टॉक ना मैं वापस से एंट्री किया, अभी आप कह सकते हैं 80 रुपीज़ के थोड़ा सा नीचे है दोस्तों। एग्जैक्टली क्या है नहीं पता, बट मेरे ख्याल से 80 के नीचे ही थोड़ा बहुत 5-10 पैसे आसपास इसमें वापस से मैंने एंट्री की है। और अब वापस से मेरा मन इसमें एक्यूमुलेट करने का है। लोगों को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इसलिए डराया जा रहा था कि भाई यार रिजल्ट तो ठीक है, फ्यूचर गाइडेंस कम दिया गया है। और मैं कहता हूँ भैया अगर कोई मैनेजमेंट, और देखिए उन्होंने बहुत वाजिब दाम उठाया है, उन्होंने कहा है कि भाई हमारा जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो थोड़ा सा ऊपर है, हमारा जो आरओए मैंने कहा था शायद, मेरे ख्याल से उन्होंने कहा था कि वो भी अन्य बैंकों के जो पीयर्स के मुकाबले थोड़ा कम है, ठीक है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फ्यूचर को लेकर के, मार्जिन को लेकर के उन्होंने कुछ बातें कही थी और ग्रोथ को लेकर के भी कुछ बातें कही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो तमाम चीज़ें जैसी उन्होंने कहा फिर वो चीज़ें प्राइस्ड इन हो रही हैं इस बैंक में, और वो एक काफ़ी अच्छा मौका दे रही हैं वापस से नए इन्वेस्टर्स को ऐड करने में दोस्तों, ठीक है। मैं कोई भी शॉर्ट टर्म चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और गिरने में मिलेगा मैं और एक्यूमुलेट करूंगा दोस्तों, ठीक है। बट हाँ, एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। मैं आपको बता दूं मुझे बहुत बहुत शानदार बैंक लगता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की। अब आते थोड़े से एग्रेसिव चीज़ों में। देखिए सामी होटल्स, आपको पता होगा मैं जब भी चर्चा करता हूँ स्टॉक्स की, मैं दो चीज़ें कहता हूँ। पहला, कैश रिच होनी चाहिए कंपनी, प्रॉफिट में होनी चाहिए एटलीस्ट, और रिस्क कम होना चाहिए। बट मुझे सामी होटल्स ना दोस्तों, आप कह सकते हैं ये मेरे थोड़े से हाई रिस्क स्टॉक्स में था। इस स्टॉक में एंट्री मैंने लगभग 151 या 150 के आसपास की थी दोस्तों। अब आप देखिए आज ये स्टॉक 198 में था, और सामी होटल को मैंने दिवाली पिक्स में भी लिया था। वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट मुझे लगता है 20-25% के आसपास की रैली तो एटलीस्ट दिखा चुका होगा। 1 सेकेंड, हम 6 महीने पहले चलते हैं। ये 161 नहीं, ये थोड़ा सा नहीं, यहाँ नहीं, मैंने लगभग यहाँ पे एंट्री की थी। हाँ, यहाँ पे 150 आप ले लीजिए यहाँ के आसपास, ठीक है। हाँ, नवंबर के आसपास एंट्री थी 150 के आसपास। वहाँ से आपको ये स्टॉक ऑलमोस्ट अभी मोर देन 30% का रिटर्न दे चुका है। कंपनी ने जो Q2 के नंबर दिए ना दोस्तों, Q3 की माफ़ कीजिएगा, पर्सनली मुझे अच्छा लगा। कंपनी की जो एक सबसे बड़ी इशू है ना दोस्तों, वो एक हाई इंटरेस्ट डेट है दोस्तों, जो अब लगातार कमा रहा है, जिसके कारण जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है वो बहुत ड्रास्टिकली नीचे आ रही है। और अगर आने वाले 1 से 2 क्वार्टर, देखिए दोस्तों ये वो स्टॉक्स नहीं है सामी होटल जैसे स्टॉक ये रखे और भूल गए। हर एक क्वार्टर में बहुत ज़्यादा पैनिंग नज़र हमको इस स्टॉक में रखनी है कि आगे क्या करने वाला है। देखिए एक चीज़ है, अब 200 एक बहुत बड़ा हार्डल तो इसके लिए है। तो आने वाले दिनों में अगर ये जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 200 का तोड़ करके ऊपर जाता है तो भैया काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलेगी। और सामी होटल में आप बता दूं थोड़ा सा आप कह सकते हैं पेशेंस, थोड़ा सा लंबा विजन मांगेगा। लेकिन मुझे लगता है Q4 में मुझे ये देखना है कि इनके कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कितने ऊपर आए हैं, कितने नीचे गए हैं। कंपनी मुझे ऐसा लगता है शायद नेक्स्ट क्वार्टर में अगर प्रॉफिट हो जाता है दोस्तों, तो फिर तो स्टॉक बहुत आप कह सकते हैं रॉकेट बन सकता है। लेकिन फिर ये एक रिस्की स्टॉक है दोस्तों, और ऑलरेडी आपके पास 30% ज़्यादा का रिटर्न है ही। तो आप अगर पार्शियल प्रॉफिट बुक भी कर लेते हैं तो वो अच्छा हो सकता है। मैंने करेंटली इसमें कोई भी पार्शियल प्रॉफिट बुक अभी नहीं किया हूं दोस्तों, इवन आफ्टर Q3 के नंबर्स, ठीक है। आप चाहते हैं इसके ऊपर बनाओ एनालिसिस तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। नेक्स्ट स्टॉक है, ये भी अल्ट्रा रिस्की स्टॉक था दोस्तों, जिसकी हमने चर्चा बहुत बार की थी, ठीक है।
स्टॉक का नाम है विकास इकोटेक। और आपको पता ही होगा विकास इकोटेक में मैंने कितने नंबर्स बनाए। स्टॉक 3 रुपए के नीचे था तब भी हमने चर्चा की हुई थी, ठीक है। और मेरा जो सबसे पॉजिटिव सिनेरियो मुझे स्टॉक की लगा था वो ये था भैया इसका ना डेट रिडक्शन प्लान। और अभी कुछ दिन पहले इनका कुछ एक अपडेट आया, डेट रिडक्शन को लेकर के प्लान आया, जिसके बाद स्टॉक और ज़्यादा शूटअप हुआ। इसने अपने Q3 के नंबर भी पेश किए। जी हाँ, Q3 के नंबर पेश किए हैं। कंपनी के नो डाउट प्रॉफिट कम आए हैं जैसे आने चाहिए थे, पिछले या मेरे ख्याल से 1 साल पहले जो था उससे कम आया है, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट आप कह सकते हैं अभी भी दे रही है कंपनी प्रॉफिट। ईपीएस मात्र 1 पैसे का है। मैं फिर कहूँगा ये ऐसी कंपनियों में अगर आप निवेश कर रहे हैं और कहीं अगर आप, जब मैंने इस स्टॉक की चर्चा की थी वहाँ पे आपने निवेश किया होगा, तो भैया स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। चुपचाप से पैसे निकालिए, प्रॉफिट बुक कीजिए और आराम कीजिए, ठीक है। पर्सनली मैं आपको बता दूं, मैं या मेरी फैमिली मेम्बर इकट्ठा पैसा इसमें लगाए थे। लगभग मेरे ख्याल से 3 रुपये या 2 रुपीज़ 90-95 ऐसे कुछ है, बट 290 to 3 रुपीज़ के बीच में इसमें इन्वेस्टमेंट है। और मैं उसे रख के अभी भूल गया हूँ दोस्तों, ठीक है। तो सिर्फ मैं इसमें डाल के पैसा भूल गया हूँ इसका मतलब ये नहीं आपको भी खरीदना है। और खास करके इस लेवल में नई एंट्री तो भैया ना रे बाबा ना, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लें। मंडे को शायद ये स्टॉक आपको गिरता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो भैया पैनिक मोड में मत आइएगा, ठीक है। बहुत सोच समझ के स्टॉक पे कीजिएगा। ये एक हाई रिस्क की स्टॉक है। आप प्लीज़ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से प्लीज़ बचिएगा। बुल रन है, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा भाग रहा है नो डाउट, बट कंपनी भी अच्छी कर रही है। ये एक पॉजिटिव चीज़ थी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ में, किसमें, हमारे स्टॉक्स में। स्टॉक का नाम है IRFC पे। कितना रिटर्न दिया तो मैं ही भूल गया हूँ, बट स्टिल इसको इसलिए लिया दोस्तों मैंने, स्टॉक पिछले काफ़ी समय से सिर्फ एक ही चीज़ दिखा रहा है और वो एक गिरावट है। पिछले 1 महीने में ना स्टॉक ऊपरी स्तरों से आप देखें तो 12% ज़्यादा टूट चुका है। और देखिए साफ चीज़ ये दिख रहा है 150 एक बड़ा आप कह सकते हैं सपोर्ट होकर सकता है। तो ये जैसे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, मुझे ऐसा लगता है। इसके ऊपर मैंने एक एनालिसिस भी की थी। कई निवेशक आप कह सकते हैं एनालिसिस में बटे हुए हैं। कईयों का मानना है भैया शायद 100 रुपये आ सकता है, और कईयों का ये मानना है अगर 150 के नीचे गया, 130 के नीचे आपको एक बार 118 से 120 आता हुआ दिखाई देगा। देखिए इस स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट है, और आपको पता है हमने कितनी बार इसमें चर्चा की हुई है, लगभग मैं कह सकते 27 या 30 रुपये में कुछ है। उसी समय एक बार इकट्ठा खरीदी थी, इसको बेचा ही नहीं अपन ने। भारत सरकार इसमें स्टेक सेल भी करेगी क्योंकि 86% का भारत सरकार इसमें स्टेक है, तो आने वाले समय में सेल ही होगी, ठीक है। अगर ये स्टॉक मुझे 100 के नीचे आते मिलता है तो वापस एक छोटा सा मैं एक्यूमुलेशन करूंगा। मैंने इसमें एक पार्शियल प्रॉफिट बुक किया था, मैं आपको बता दूं, जब स्टॉक मेरे ख्याल से 90-100 के आसपास था। उसके बाद से स्टॉक जस का तस रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ भैया स्टॉक अगर 3-4 गुना हो गया है, किसी की मत सुनो, पार्शियल प्रॉफिट बुक करो और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी निकाल लो, ठीक है, ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे रख लो और स्टॉक में मजे करो। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक में। स्टॉक का नाम है अल्ट्रा कैप, ठीक है। देखिए अल्ट्रा कैप के साथ ये इशू लगता है ना मेरे को, कई निवेशक ये बोल रहे थे भैया ये स्टॉक में तो बर्बाद हो गए, ये हो गए, और वो ये हमेशा थ्योरी भूल जाते हैं कि अगर कोई स्टॉक, मैं आपसे फिर ये बात कहूँगा, अल्ट्रा कैप जैसे स्टॉक ना, मैं आपको बता दूं इन्हें कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था जिसका ना स्टॉक में काफ़ी अच्छी रैली हुई। पिछले 1 महीने में स्टॉक ऊपरी स्तरों से ये कहाँ तक टूट चुका है दोस्तों, हम देखें यहाँ पे 25% टूट चुका है, और इवन एक समय में वो 29% था। बट भैया जब हमने चर्चा की थी ना स्टॉक, मैं आपको बता दूं ये इससे भी नीचे था। 1 सेकेंड, हाँ ये 14 रुपये के आसपास था, ये 15 रुपये, ये हाँ 14-15 के आसपास था। वहां से स्टॉक आपको, आप देखिए जब ये पीक में गया 91.7% का रिटर्न दे चुका था, और सिर्फ आप कह सकते हैं मात्र 5 से 6 महीने के अंदर अंदर, जी हाँ उससे भी कम, 5 to 6 मंथ के अंदर आपको एक स्टॉक से और क्या चाहिए, ठीक है। और भैया जब आपको ये स्टॉक इस प्रकार के रिटर्न दे रहा था, और मैंने हमेशा कहा था कि भाई पार्शियल प्रॉफिट बुक करो, पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्टॉक 1 सेकेंड कहां तक जा चुका था, ऊपर 28.48। मैंने इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक किया था, लगभग आधा प्रॉफिट बुक किया था स्टॉक की, लगभग 27 रुपए के आसपास, ठीक है। उसके बाद दिसंबर क्वार्टर आता है,
और भाई साहब खबर ये आती है कि सेल ऑफ कर दिया गया है। जी हाँ, प्रमोटर अपने बहुत बड़ा स्टेक इसमें सेल कर दिया था। मैं बता दूं, उसके बाद मैंने स्टॉक में जो भी पार्शियल प्रॉफिट बुक बोल रहा हूँ, उसके बाद जो रखा है वो फोकट का स्टॉक है, ठीक है। उसके ऊपर फोकट का तो है ही, उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मैं बुक कर चुका हूँ। तो मैं इसे यहाँ खरीद करके अब स्टॉक को बोल चुका हूँ, लगभग 14-15 के आसपास बाइंग है। अब देखेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। और मैं इसीलिए कहता हूँ भैया, ऐसे स्टॉक में अगर निवेश कर रहे हैं ना, बहुत सोच समझ के करें। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज की ओर। देखिए अब क्या नेक्स्ट स्टॉक है, ये है भाई साहब हेरिटेज फूड, ठीक है। ये मुझे याद है जब हमने चर्चा की थी, स्टॉक 200 के बस नीचे तोड़ा था, मैंने कहा था आराम से एक्यूमुलेट करो। और स्टॉक मैंने इसमें लास्ट जो बाइंग की थी, और लास्ट बाइंग थोड़ी सी हैवी थी, लगभग 150 के आसपास की थी। और उसके बाद वापस स्टॉक टूट करके 138 रुपीज़ के आसपास गया था। मैंने यहाँ एक्यूमुलेट नहीं किया था, ठीक है। मैंने एवरेज लास्ट किया था 150 या उससे हल्का सा नीचे का 2 रुपये। स्टॉक आपको वहाँ से आप दिखाऊं मैं आपको, जब से हमने चर्चा की, मात्र 6 महीने पहले चलते हैं। आप देखिए 1 साल चलते हैं, ये 138 के आसपास है। हमने इसको लिया था, सपोज आप कह लीजिए यहीं ले लेते हैं 174 ले लेते हैं, ठीक है, एवरेज अगर आप करेंगे तो, ठीक है। यहाँ से भी आप देखोगे स्टॉक आपको एक समय 94% रिटर्न दे चुका है, और थोड़े बहुत डिविडेंड भी देता रहता है, ठीक है। और अभी देखेंगे तो 88.40%। और उससे मैंने हेरिटेज फूड में बात कही थी कि भैया जो इनके जो हेड है ना, इनके जो आप कह सकते हैं करता धरता है, वो हैं चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। टीडीपी के हैं चंद्रबाबू नायडू साहब। अब खबरें ये निकल के आ रही हैं, और इसीलिए मैंने स्टॉक को भी ऐड किया था कि भाई साहब इनका टाई अप होने वाला है एनडीए के साथ, शायद, ठीक है। शायद वर्ड में फिर से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा जो अमर राजा बैटरी के जो मालिक थे गाला साहब, वो टीडीपी के एमपी थे। उन्होंने जब अपना जो भाषण दिया था, जब वो जा रहे थे, मतलब पॉलिटिक्स से कहा तो यही जा रहा है कि पॉलिटिक्स संन्यास ले रहे हैं, बट जब वो जा रहे थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक फेवरेबल वर्ड कहे हैं बीजेपी के लिए। तो भैया ये इस बात का इंडिकेशन है, शायद चंद्रबाबू टीडीपी आ रही है, चंद्रबाबू नायडू एनडीए ज्वाइन कर रहे हैं। प्लस जो एक इंडिया टुडे का सर्वे आया है, उसमें तो चंद्रबाबू नायडू साहब चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें बहुत बहुमत से आ रहे हैं। और भैया अमर राजा बैटरी में जब हमने चर्चा की थी, वहाँ से 2-3 गुना हो चुका है, ठीक है। मैंने लगभग 400 के आसपास बात की थी, 400-450 के आसपास, वहाँ से तो दो गुना लगभग हो चुका है। इसीलिए मैं अमर राजा बैटरी, एक्साइड बैटरी जो 2-4 गुना हो चुके हैं, उनकी अब चर्चा ही अभी नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आप देखें तो ये जो स्टॉक है ना, मुझे ऐसा लगता है अगर एनडी के साथ टाई अप होता है, टीडीपी आती है, तो ये स्टॉक बीच बीच में गिरेगा भी, ऐसा नहीं कि रॉकेट ही भागेगा। लेकिन मैं स्टॉक को पर्सनली आपको बता रहा हूँ, बेचने वाला कतई नहीं हूँ। कोई भी गिरावट एक्यूमुलेशन का मौका होगी। देखिए जो ये जो स्टॉक है, आप कह सकते हैं डेयरी इंडस्ट्री का, मैंने 2 इंडस्ट्री की बात की थी। पहला बात किया था मैंने पराग मिल्क और हेरिटेज फूड। मैं आपको बता दूं, मैंने भले ही पराग मिल्क की बात की थी, अब लेकिन किसी कारणवश मैं वो उसको नहीं खरीद पाया, और मैं आज भी खरीदता है वो चीज़ मेरे को। वहाँ स्टॉक आप कह सकते हैं 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स, ठीक है। और हेरिटेज फूड मैंने अभी भी रखा हुआ है, कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक इसमें भी किया था, लगभग आप कह सकते हैं मेरा लगता है मैंने इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक जो भी किया था 30-40% कर लिया था, और अब स्टॉक को रखा हुआ हूँ मैं आराम से, ठीक है। मेरी जो एवरेज बाइंग अगर आप पूछेंगे तो वो लगभग 155 के आसपास है दोस्तों, ठीक है। तो ये तमाम 155-160 के आसपास है। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं, ठीक है। तो हेरिटेज फूड में अगर आप यहाँ पे निवेश कर रहे हैं तो याद रखिएगा भैया ये बहुत स्टॉक भाग चुका है, तो बहुत सोच समझ के नहीं इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ठीक है। और जो क्वार्टरलीज के नंबर्स आए हैं वो मुझे अच्छे लगे, ठीक लगे हैं, ये नहीं कहूँगा वाव फैक्टर था, लेकिन हाँ अच्छे हैं। जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को लेकर के फ्यूचर है दोस्तों, कंपनी जो फोकस कर रही है उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट है भाई साहब फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। इसे ये कहा जा रहा है कि भाई ये चलता है नहीं, काहे इस पे चर्चा करा रहे हो, काहे बात कर रहे हो, ये स्टॉक ना चल रहा है ना कुछ हो रहा है। इसके जो रिजल्ट्स आए ये भी ठीक थे, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक बिल्कुल नहीं चल रहा है। मेरा कहना है भैया फेड बैंक में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और डिस्क्लोजर मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इन्वेस्टमेंट है, ये भाई साहब 130 की अपने एक आप कह सकते हैं सपोर्ट की नीचे जा रहा है। मुझे अगर यहाँ से कुछ 5-10% और नीचे मिलता है, नेक्स्ट एक्यूमुलेशन, नेक्स्ट चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट
इस पर मैं ज़रूर करूँगा। और फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज मेरा जो विजन है ना 3 से 5 साल का, एटलीस्ट 3 to 5 years का है। ठीक है, तो ये उनके लिए है जिनके पास पेशेंस हो। पेशेंस नहीं है, बहुत आदमी स्टॉक है भाई, इस पर मत देखो। ठीक है, और फेड बैंक के ऊपर भी मैं कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो ऑर्डर कर चुका हूं, आप जा करके इसे देख सकते हैं। अब आते हैं भाई हमारे एक और मल्टी बैगर स्टॉक को लेकर के, और उस स्टॉक का नाम है मिष्ठान फूड लिमिटेड। इस स्टॉक की चर्चा लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ 7 रुपए से कर रहा हूँ मैं, और पिछले 1 साल में ये भाई साहब स्टॉक आपको, आप कह सकते हैं ये तो 7 रुपए के आसपास था। इसी में ले लेते हैं 745 से ही देखेंगे तो स्टॉक आपको एक समय तो लगभग आप कह सकते हैं 229% का रिटर्न दे चुका है, और अब वहाँ से टूटता टूटता आप देख सकते हैं 5.5% टूट चुका है। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि शायद ये इस गैप को फिल करने के लिए आता हुआ आपको दिखाई देगा अगर बाजार में बहुत ज़्यादा बेरिश मूड होता है। बट Q3 के जो नंबर्स आए ना वो काफ़ी अच्छे आए हैं। नोमूरा को आप सुने होंगे, मेरे ख्याल से सिंगापुर की जो नोमूरा है, नोवामा ऐसे कुछ नाम है उसका, उन्होंने लगातार इस पर स्टेक बढ़ाई है। ठीक है, मिष्ठान फूड के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो फिनोमिनल आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। और ये एक ऐसा स्टॉक है कि 3 गुने रिटर्न, आपसे 2-2.5 गुना रिटर्न के बाद भी मैंने स्टॉक को सेल ही नहीं किया है दोस्तों, पार्शियल प्रॉफिट भी बुक नहीं किया है। ठीक है, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट मिष्ठान फूड में इन स्तरों में भैया मैं कहूँगा मत करो। अगर कर रहे हो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाओ, मैं लेकिन कहूँगा भैया मत ही करो। ठीक है, और इसके ऊपर अगर आप कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो चाहते हैं तो मैं लेकर के आ जाऊँगा, बट हाँ इसके ऊपर क्विक एनालिसिस करनी थी क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा जा चुका था, हमने काफ़ी हद तक इस पर चर्चा भी की हुई थी। अब आते हैं एक और स्टॉक की जिसकी आज ही नंबर आए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्टॉक भैया जैसे ही नंबर आए बड़ी गिरावट दिखाया, एक बार समय लगा कि 50 के नीचे बंद कर देगा, बट उछल करके 50.95 में बंद हुआ है। स्टॉक का नाम है ईज मेटल। 37-38 रुपीज़ तक हम इसमें लगातार एक्यूमुलेशन कह रहे हैं। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूँ भैया एक चंक लो, बिल्कुल हड़बड़ाओ मत। और मैं आज बता रहा हूँ आपको ईज मेटल में मैं आज भी कोई बहुत भयंकर बुलिश नहीं हूँ। मैं आज भी सोच सकता हूँ कि अगर 50 रुपीज़ के नीचे गया तो शायद 45 के आसपास वापस से आ सकता है। और आप देखिए जहाँ से हमने चर्चा की ना 38-39 के आसपास पिछले 1 साल में, आप देखें ये एक बार 37.50, फिर इसने एक और बार मौका दिया 30 रुपीज़, दूसरा, फिर इसने कई बार तीसरा चौथा मौका दिया, और आप देखिए यहां से स्टॉक लगभग 37% ज़्यादा का रिटर्न अपने निवेशकों को दे चुका है। ठीक है, Q3 के जो नंबर आए ऑपरेशनल फ्रंट में तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, कंपनी का जो होटल पैकेज का बिजनेस है वहां से रेवेन्यू थोड़ा सा कम आया दोस्तों, बट ओवरऑल कंपनी ने मुझे लगता है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, और अगर वापस से मैं बता रहा हूँ अगर मुझे ये स्टॉक 40 रुपये के आसपास वापस से मिलेगा, 40 के नीचे तोड़ करके, 40 के बाद जब तक नीचे नहीं तोड़ेगा मैं कोई भी एक्यूमुलेट नहीं करूँगा। ठीक है, 40 के नीचे 30-37 के आसपास मिलता है तो नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करूँगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। भाई साहब स्टॉक का नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल। ये आपको याद होगा, ये भी आप कह सकते हैं दिवाली पिक्स में से एक था, और ये कह सकते हैं इस बार जो इनके नंबर्स आए हैं कंपनी का जो प्रॉफिट वो काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है। कंपनी का जो आर्टिफिशियल डायमंड का बिजनेस है वो बहुत ही शानदार बिजनेस कर रहा है। ये स्टॉक अच्छी चीज़ ये 200 के ऊपर आज बंद हुआ है, तो बहुत ही अच्छे पॉजिटिव सिग्नल्स ये दे रहा है। ठीक है, आपको अगर मैं बताऊं पिछले कुछ समय में, पिछले 6 महीने के अंदर अंदर आप देखें, ये रहा 1 सेकेंड, मैंने 126 के आसपास नहीं लिया है। ठीक है, मैंने इसे लिया था लगभग ये 143 के आसपास, तो अपन वहां से भी देखेंगे स्टॉक ऑलमोस्ट 40% रिटर्न निवेशकों को दे चुका है। देखिए एक डिस्क्लोजर में दे दूं कि गोल्डियम इंटरनेशनल में मैं दोस्तों पूरी तरह से 195 के आसपास निकल चुका हूं। अभी मैं करंटली इसे होल्ड नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं मैं आपको बता दूं, इसे बेच करके मैंने किसी अन्य स्टॉक में एक्यूमुलेशन किया हुआ है, तो इसमें वापस से शायद मैं आपको एंट्री करते दिखूंगा। 2-4 दिन देख लेता हूं किस तरह स्टॉक करता है, बट हाँ अभी मेरे पास ये स्टॉक नहीं है। आपके पास 150-60 के आसपास है, आप इस स्टॉक को बेचने से पहले काफ़ी हद तक सोचिएगा दोस्तों। ठीक है, बट हाँ कंपनी जिस तरह से चल रही है ना बहुत अच्छे स्तर पे चल रही है। खास करके जो डायमंड का बिजनेस है, आर्टिफिशियल डायमंड का, आर्टिफिशियल नहीं कहना चाहिए, मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, जो लैब ग्रोन डायमंड है दोस्तों, ये सही वर्ड है, सॉरी टू से दैट, जो लैब ग्रोन डायमंड है उसके बिजनेस इस बार इसके ओवरऑल रेवेन्यू का मोर देन 50%, एंड आई थिंक
51.1% है टू बी प्रिसाइज, ठीक है। तो वो बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है। अब आते हैं दुख भरी दास्तानों में। सबसे पहले भाई साहब SRF लिमिटेड। मैं डिस्क्लोजर दे दूं आपको कि SRF में मैं मेरी फैमिली मेंबर इन्वेस्टेड है। ये भाई साहब अगर मुझे 2000 के नीचे मिलेंगे ना तो मैं नेक्स्ट चंक ऑफ इस पे इन्वेस्टमेंट करूंगा। और देखिए SRF में मैं, अगर आप चाहते हैं ना कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आऊँ, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि SRF में ना बहुत सारा मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच। कई लोगों को इनका बिजनेस ही पूरा नहीं पता है, लेकिन बस कई लोग इसलिए खरीदते हैं, भैया सब बोल रहे हैं गिरावट हो रही खरीद लेते हैं। लेकिन क्या इसको रखने का विजन है आपके पास? यस और नो? आप मुझे बताइएगा, मैं इसका कंप्लीट एनालिसिस लेकर के आऊँगा ताकि आपको समझा सकूं कि भैया इसके मेन बिजनेस में प्रॉब्लम क्या आ रही है और क्यों अभी भी एनालिस्ट थोड़े बुलिश टाइप का बात करते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट है नवीन फ्लोरिन। जी हाँ, नवीन फ्लोरिन। अब भैया इसके साथ ऐसा है कि 3000 रुपए के बहुत ही नज़दीक ट्रेड कर रहा है। अगर ये 3000 को तोड़ेगा, हम सबको पता है जो साइकिल का सपोर्ट है, उसके बाद कुछ एक बहुत आप कह सकते हैं बड़ी गिरावट शायद इसमें हो सकती है। अगेन डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इन्वेस्टमेंट स्टॉक में हो सकती है, ठीक है। तो आपको मैं ये बता दूं, नवीन फ्लोरिन में मेरा विजन बहुत लंबा है दोस्तों, ठीक है। छोटा मोटा नहीं है, मैं बहुत इत्मीनान से एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ केमिकल सेक्टर अपने बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक चीज़ों से गुजर रहा है। तो इनमें कुछ भी शॉर्ट टर्म की चर्चा करना मुझे सही नहीं लगता। लॉन्ग टर्म के ऊपर मुझे नवीन फ्लोरिन आज भी पसंद है। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेडियंट कैश मैनेजमेंट। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, रेडियंट कैश मैनेजमेंट का जो रिजल्ट है वो 14 फरवरी को आ रहा है। कब आ रहा है? 14 फरवरी को। तो भैया उसके पहले ना अपना एक विजन क्लियर कर लेना, क्योंकि बहुत टाइम से 90 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर रेडियंट कैश मैनेजमेंट में आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं फ्रेश, तो भैया Q3 का थोड़ा इंतजार कर लो, ठीक है। आप Q3 को तो इंतजार करो, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो रेडियंट कैश मैनेजमेंट में आपसे यही कहूँगा, इसमें अगर खराब नंबर्स आते हैं, ये गिरावट होती है और 80, 82, 83 के आसपास मिल जाता है ना, 80 रुपये के आसपास, ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है फॉर अ लॉन्गर टर्म दोस्तों। लेकिन ये वो स्टॉक है दोस्तों जिसको आपको खरीद के भूलना नहीं है। हर एक क्वार्टर में बहुत बहुत इत्मीनान से हमको इसमें देखना है। हाँ, वाइट ओक ने इसमें नया इन्वेस्टमेंट किया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बहुत ही छोटी सी एनालिसिस आप सबके साथ करनी थी। आपकी कोई क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रायोरिटी पैनल ग्रुप करके अगर ज्वाइन करके, जो ज्वाइन बटन है यूट्यूब का, उसके थ्रू अगर प्रायोरिटी पैनल ग्रुप ज्वाइन करेंगे और फिर कमेंट करेंगे तो गाइस वो हाईलाइट होता है और मुझे पहचानने में आसानी होती है, ठीक है। तो यहाँ तक जुड़े रहे। आपका कोई अन्य सवाल का जवाब हो, आपका कोई अन्य सवाल हो, माफ़ कीजिएगा, अगर अन्य कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।